बैंक का भी स्टॉक फोकस में है। दरअसल कंपनी हमने जो एआरसी यानी कि एसेट रिस्ट्रक्शन कंपनी के लिए जो जॉइंट वेंचर करने वाली है, उसके लिए जो बेस बिडर का है उसका ऐलान कर दिया है। और ईटीनॉ स्वदेश ने जो खबर आपको दी थी, जिस बोली लगाने वाली जिस कंपनी का नाम बताया था, उसी पर मुहर लगती हुई दिखी है। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। अंकुर, बताइए क्या कुछ अपडेट्स हैं, और ये बताइए कि क्या अब ये फाइनल हो गया है, यही कंपनी होगी अब एआरसी बिजनेस में जेवी पार्टनर के तौर पर, या फिर अभी कुछ प्रक्रियाएं बाकी हैं? जी हाँ, जैसा कि हमने यहाँ पर ईटीनॉ स्वदेश में बताया था, जेसी फ्लावर को अब बेस बिडर चूज कर लिया गया है यस बैंक की जो एआरसी फॉर्म होने वाली है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक यस बैंक अपने पास 20% हिस्सेदारी रखेगा और 80% हिस्सेदारी जो कि प्रिफर्ड बिडर जब चूज किया उसको मिलेगा। अब ये प्रिफर्ड बिडर कैसे चूज किया जाएगा, इसके बाद बैंक जो बेस बिड मिली है जेसी फ्लावर से, जो कि करीब 11,000 करोड़ रुपए आंकी गई है, उस बेस पर एक स्विस चैलेंज कंडक्ट करेगा, जिसमें कि जो बाकी बिडर्स हैं वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन जहां पे कोई और बिडर सामने नहीं आता है, तो जेसी फ्लावर जो कि अभी बेस बिडर है उसी को प्रिफर्ड बिडर मान लिया जाएगा और ये जेवी फॉर्मेशन है जो एआरसी के लिए वो पूरा होगा। रेगुलेटरी अप्रूवल्स की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है यस बैंक को ये एआरसी फॉर्म करने के लिए। लेकिन जब ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है और प्रिफर्ड बिडर चूज हो जाता है, उसके बाद रेगुलेटर के पास वापस जाना होगा मंजूरी लेने के लिए। साथ ही साथ ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो यस बैंक है वो अपने सारे एनपीएज यानी कि 48,000 करोड़ रुपए के एनपीएज इस एआरसी में ट्रांसफर करेगा और उसके बाद जो फंड रेजिंग की एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होगी। ठीक है, शुक्रिया अंकुर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अभी क्या हुआ है और आगे की प्रक्रिया यहां से क्या होगी यस बैंक के एआरसी जेवी पार्टनर को लेकर। लेकिन सौरभ, यस बैंक आप स्टॉक देखिए, ऐसा लगता है कि ना तो किसी खबर का असर होता है शेयर पर, ना तो किसी सेंटिमेंट से इसको फर्क पड़ता है। 12-13 की रेंज है और उसको पकड़ के चलता है, 13 रुपए के आसपास है। देखा जाए तो एक पॉजिटिव खबर है, कहीं ना कहीं आप इस दिशा में बात आगे बढ़ी है। 45,000 करोड़ रुपए के जो एनपीएस हैं वो एआरसी वाले उसमें ट्रांसफर किए जाएंगे और अब शायद वहां से थोड़ी सी पॉजिटिविटी निकल के आएगी आगे जाकर। ये तो है फंडामेंटल की बात। लेकिन टेक्निकल्स बताइए, इस लेवल पर क्या करना चाहिए? शॉर्ट करें, लॉन्ग करें, छोड़ दें, क्या स्टडी सुझाएंगे आप? यस बैंक में मेरा नजरिया है कि इस स्टॉक को आई थिंक करंट लेवल्स पे अवॉइड करना चाहिए। जैसा कि आपने कहा 12 पे एक अच्छा सपोर्ट जोन है, पर जिस तरीके से स्टॉक में पिछले 2 साल से कंटिन्यू साइडवेज प्राइस एक्शन देखने मिल रहा है, मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ पे कोई बड़ा मोमेंटम बनते हुए देखने मिल सकता है। इससे बेटर वेलकम में उपलब्ध है, तो आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक मुझे काफी पसंद आ रहा है करंट लेवल्स पे। तो आई थिंक किसी को अगर बैंकिंग प्ले ही करना है तो आईसीआईसीआई बैंक में एक मोमेंटम भी देखने मिल सकता है ऑन द अपसाइड। और आईसीआईसीआई बैंक में अगर पोजीशन बनानी तो एक 730 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। आईसीआईसीआई में मुझे लग रहा है कि अगले 6 से 7 महीने में 820 से 830 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। यस बैंक करंट लेवल्स पे अवॉइड करूंगा, बिकॉज फंडामेंटली आई थिंक इसमें ये स्टॉक में एक मोमेंटम आने के बाद ही इसमें एंट्री की सलाह होगी, क्योंकि जनरली ऐसे स्टॉक्स काफी लंबे समय तक कंसोलिडेशन में भी चले जाते हैं। ठीक है, अगर आपके पास यस बैंक है तो यस बैंक आप आउट कीजिए, आईसीआईसीआई बैंक को इन कीजिए और उन्हीं बैंकों पर भरोसा कीजिए या फिर उन्हीं कंपनियों पर भरोसा कीजिए जहां पर आप फंडामेंटली भी चीज़ें पॉजिटिव लग रही हों और टेक्निकल चार्ट्स पे भी कहीं ना कहीं संकेत मिल रहे हों कि वहां पर अब एक तेज़ी की शुरुआत होने वाली